जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, अगर परीक्षा से पहले पहले आपकी नज़र इस वीडियो पर पड़ चुकी है तो मैं कहूंगा कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, क्योंकि परीक्षा से पहले पहले इन सभी क्वेश्चंस को मैं कहूंगा एक तरीके से आप लोग घोल कर पी जाइए, क्योंकि यहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चन साथियों डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। मैं साथियों पूरी हिंदी आपको यहाँ पर पढ़ाने जा रहा हूँ, हिंदी के जो टॉप लेवल के क्वेश्चन है। देखिए, अगर बात करें इस वीडियो को आप लोग देख लेते हैं तो हिंदी के मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, जिसमें से अगर आप देख लेते हिंदी के सभी प्रश्न तो आपके 12 से 13 क्वेश्चन साथियों आज की इस वीडियो से आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद साथियों जीके के मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो पूरी हिंदी पर और पूरी जीके यूपी जीके पर आधारित होगी। तो यहां से आपको साथियों में बहुत अधिक तो नहीं कहूंगा, 5 से 6 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर बात करें साथियों, आप लोग चाहते हैं कि लगभग 35 नंबर की आपकी तैयारी हो जाए, तो 35 नंबर वाली ये क्लास है। मैं कहूंगा शुरू से एंड तक साथियों आप लोग इस क्लास को देख लीजिएगा, क्योंकि अधूरी क्लास अगर आप देखते हैं तो आप भी जानते हैं कि अधूरा ज्ञान साथियों बहुत खतरनाक होता है। तो अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए, अपने माता पिता के सपने को पूरा करने के लिए और वर्दी को पाने के लिए शुरू से एंड तक बिल्कुल घोल कर पी जाइए, पेपर आपका यहीं से फंसेगा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि हिमालय शब्द का अगर आपसे संधि विच्छेद पूछा जाए तो आप साथियों क्या करेंगे? आप करेंगे हिम धन आलय, यानी कि हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? हिम धन आलय हो जाएगा। लेकिन अगर यहां पर आपसे पूछे कि इसमें संधि कौन सी है तो इसमें साथियों दीर्घ स्वर संधि है। क्या आपसे पूछे कि कौन सी संधि है तो इसमें दीर्घ स्वर संधि है, यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए और मुझे बताइए कि राइट आंसर आपका क्या होगा। यहां पर आपको बताने कि अशुद्ध शब्द कौन सा है, यानी कि अशुद्ध शब्द की साथियों देखिए सन्मार्ग क्या ऐसे लिखा जाता है? तो मैं कहूंगा ऐसे नहीं लिखा जाता है। तो कैसे लिखा जाता है? सन्मार्ग साथियों आपका इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है ना। ये हो गया सन और मार्ग, यानी कि सन्मार्ग हो गया। मैं कहूंगा क्या सन्मुख कोई शब्द होता है? मैं कहूंगा साथियों सन्मुख शब्द नहीं होता है, सम्मुख शब्द होता है। तो सम्मुख शब्द कैसे लिखा जाता है साथियों? इस प्रकार से आपका सम्मुख शब्द लिखा जाता है। यहां पर क्या लिखा हुआ है साथियों? अजीब सा कोई शब्द लिखा हुआ है, यह सौहार्द होना चाहिए था। सौहार्द साथियों कैसे लिखा जाता है मैं आपको बता देता हूं। सौहार्द आपका साथियों इस प्रकार से लिखा जाएगा, सौहार्द, ठीक है ना। हृदय की सरलता कहते हैं इसको, सौहार्द को। तो कुल मिला के अगर बात करें कि अशुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है, तो अशुद्ध शब्द तो ये सभी हैं। तो कुल मिला के उपरोक्त सभी अशुद्ध हैं, ये आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पड़ोसी शब्द का अन्य लिंग क्या होगा, यानी कि पड़ोसी आपका कैसा शब्द है साथियों? एक तरीके से अगर बात करें पड़ोसी शब्द का अन्य लिंग आपसे पूछा जा रहा है तो पड़ोसन हो जाएगा। और पड़ोसन कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में, जिनका आंसर यहां पर सी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है मुझे बताइए। देखिए, मेरी होश उड़ गई, ये वाक्य ही गलत है, वचन का गलत इस्तेमाल हुआ है। हमारे होश उड़ गई ये गलत है, मैं होश उड़ गया ये भी गलत है, मेरे होश उड़ गए ये आपका बिल्कुल शुद्ध वाक्य हो जाएगा, यानी कि यहां पर वचन का बिल्कुल सही इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद देखिए आपसे पूछा जा रहा है, देखिए ये बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चों क्या करते हैं, इस तरीके के सवाल को नहीं कर पाते, लेकिन आप देखिए और मुझे बताइए कि सही जवाब क्या होगा। लिखा हुआ है कि दिए गए वाक्य का वो भाग आपसे पूछा जा रहा है जिसमें कोई त्रुटि है। अगर त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं वाले ऑप्शन को आपको चुनना है, यानी कि देखिए वे परस्पर एक दूसरे को पीट रहे थे। तो इसमें साथियों दिक्कत कहां पर लग रही है मुझे बताइए। देखिए, वे परस्पर नहीं होना चाहिए, वे एक दूसरे को होना चाहिए। क्या वे एक दूसरे को, क्या वो एक दूसरे को, ठीक है ना। वे परस्पर गलत हो जाएगा एक तरीके से साथियों, वे एक दूसरे को पीट रहे थे ये होना चाहिए था। तो कुल मिला के ये एक तरीके से अननेसेसरी है, ठीक है ना, यानी कि ये नहीं आना चाहिए था। तो दिक्कत कहां पर है? ऑप्शन नंबर 1 वाले में है। तो ऑप्शन नंबर 1 वाला ही साथियों आपका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर कि आपको इस बात की प्रामाणिकता सिद्ध करनी होगी। इसमें साथियों के दिए गए वाक्य में वो भाग चुनिए जिसमें कोई त्रुटि है। अब यहां पर कहां पर त्रुटि है मुझे बताइए। देखिए, अगर बात करते हैं साथियों यहां पर दिक्कत आपको कहां पर लग रही है। देखिए, ये आपका प्रामाणिकता जो है ना ये गलत लिखा हुआ है। सही आपका क्या होता है? प्रामाणिकता एक तरीके से होता है, ठीक है ना।
क्या होना चाहिए था, मैं आपको साथियों बता देता हूं, एक तरीके से बता देता हूं कैसे लिखा जाएगा साथियों, प्रामाणिकता, ये हो जाएगा। तो यहां पर ये आना चाहिए था साथियों, ना कि ये आना चाहिए था। तो कुल मिला के ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि हिंदी विश्व की किसी भी बोली से कम नहीं है, ये होना चाहिए। या हिंदी बोली नहीं होगा साथियों, हिंदी बोली थोड़ी ना है, लिपि भी नहीं है, ये एक भाषा है। क्या हिंदी एक भाषा है? तो हिंदी विश्व की किसी भी भाषा से कम नहीं है, ये होना चाहिए। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मुझे बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें दिए गए रेखांकित खंड को, यानी कि रेखांकित खंड कौन सा है, अधिकतर निर्धन लेखक है। यानी कि रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, उसे चुने। देखिए यहां पर अगर बात करें हिंदी के अधिकतर निर्धन लेखक है, ये होना चाहिए, या लेखक निर्धन अधिकतर, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। या हिंदी के अधिकतर लेखक निर्धन है, देखिए ये होना चाहिए, आपका सही लग रहा है, हिंदी के अधिकतर लेखक निर्धन है, यानी कि साथियों लेखक यहां पर आ जाएगा और निर्धन यहां पर आ जाएगा। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर बी, तो मैं कहूंगा आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। साथियों इसमें देखिए हार्ड लेवल के भी क्वेश्चन होंगे, मॉडरेट लेवल के भी क्वेश्चन होंगे और सिंपल क्वेश्चंस भी होंगे, और यही कॉम्बिनेशन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो जैसा आपका पेपर आएगा हूबहू तकरीबन लगभग वैसे ही इस पेपर को तैयार किया गया है। तो आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो साथियों चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद देखिए दाल में ज्यादा नमक पड़ गया, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है, मुझे बताइए। देखिए ज्यादा पड़ गया, कम पड़ गया, थोड़ा, अधिक, ये सब साथियों परिमाणवाचक विशेषण के ही उदाहरण होते हैं। इसलिए जिनका आंसर जो लोग भी हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ, मैं कहूंगा आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए साथियों आंख ये किस प्रकार की संज्ञा है, ये भाववाचक संज्ञा है, तो मैं कहूंगा नहीं। क्या ये द्रव्यवाचक है? द्रव्यवाचक भी नहीं है, समूह भी नहीं कह सकते, ये जातिवाचक संज्ञा है। क्या साथियों, ये जातिवाचक संज्ञा है, ये आप लोग साथियों यहां पर ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर कि गोविंद ने राम को जगवाया, इसमें किस प्रकार की क्रिया है। तो अगर बात करते हैं गोविंद ने राम को जगवाया, किसी और से जगवाया, यानी कि दूसरा कोई काम कर रहा है, तो किसी वाक्य में आप ये देखें कि कोई दूसरा काम कर रहा है तो वहां पर हमेशा कौन सी क्रिया होती है, वहां पर हमेशा प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो इस प्रकार आपका आंसर अगर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो मैं कहूंगा कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि विकास क्या है, विकास सुलाता है या विकास सुलवाता है, या विकास सोते हैं या विकास सोता है। तो यहां पर जो खाली जगह में, इस खाली जगह में कौन सा शब्द आ सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए विकास सोता है, यानी कि विकास एक लड़का है और विकास सोता है, तो खाली जगह में ऑप्शन नंबर डी वाला शब्द बिल्कुल सही तरीके से आ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है कि उपयुक्त उत्तम पुरुषवाचक पुरुष सर्वनाम से वाक्य पूर्ण कीजिए। यानी कि गायत्री बोली उन्हें कॉलेज नहीं जाना है, ये होना चाहिए, या गायत्री बोली मुझे कॉलेज नहीं जाना है, या गायत्री बोली उसे कॉलेज नहीं जाना है, या गायत्री बोली आपको कॉलेज नहीं जाना है। गायत्री बोल रही है और अपनी बात गायत्री कर रही है, यानी कि, और यहां पर लिखा हुआ भी है कि उत्तम पुरुष सर्वनाम का इस्तेमाल कीजिए। उत्तम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत साथियों मैं आ जाता है, यानी कि मैं अपनी खुद की बात करूंगा, उत्तम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत हम आ जाएगा, ठीक है, और साथियों उसके अलावा मैंने आ जाएगा। तो यहां पर क्या है, मुझे है, तो मैं कह सकता हूं गायत्री बोली मुझे कॉलेज नहीं जाना है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए आन प्रत्यय से बना शब्द इनमें से कौन सा है, मुझे बताइए। लगातार तो साथियों नहीं आन प्रत्यय लगा हुआ है, उड़ान में लगा हुआ है, या मैदासन में लगा हुआ, यहां पर भी नहीं लगा हुआ है, कलाकार में भी आन प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, लेकिन उड़ान में साथियों आन प्रत्यय लगा हुआ है। एक शब्द निकल जाएगा यहां से उड़ान, और फिर क्या बचेगा, आपका आन बचेगा। तो यहां पर आन क्या हो जाएगा, आपका प्रत्यय हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए कि नी उपसर्ग से बना शब्द इसमें से कौन सा है, मुझे बताइए। नी उपसर्ग से इसमें से कौन सा शब्द बना है। साथियों अगर बात करें, देखिए अब बहुत कम दिन बचे हैं आपके एग्जाम, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए, तो मैं आपको साथियों दो प्रकार की पीडीएफ देना चाहता हूं। मेरा मानना है कि सरसरी तौर से साथियों, सरसरी निगाहों से अगर आप इन दोनों पीडीएफ को देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। एक तो साथियों मैं आपको पीडीएफ दूंगा 2018 से लेकर 2024 तक की, जिसमें साथियों आप देखेंगे
सभी शिफ्ट होंगी यूपी पुलिस कांस्टेबल की और हल सहित आपको मिलेगा। क्या? हल सहित आपको ये साथियों पीडीएफ दी जाएगी। उसके अलावा अगर बात करते हैं 10 प्रैक्टिस पेपर भी आपको दिए जाएंगे। क्या? 10 प्रैक्टिस पेपर भी साथियों आपको इस पीडीएफ में दिए जाएंगे, यानी कि 2 पीडीएफ होंगे और इन दोनों पीडीएफ को आपको सिर्फ 45 रुपीज में साथियों दिया जा रहा है। कैसे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं? डिस्क्रिप्शन में साथियों लिंक है, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। व्हाट्सएप पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, वहां पर आप पेमेंट करके इन दोनों पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना? तो साथियों उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप पर पीडीएफ प्राप्त करने का। अब इस सवाल की अगर बात करें कि नी उपसर्ग किस शब्द में लगा है, यहां पर लगा है तो मैं कहूंगा नहीं, यहां पर भी नहीं, यहां पर भी नहीं साथियों, निकम्मा शब्द में लगा हुआ है नी उपसर्ग। ठीक है ना? तो कुल मिला के नी की अगर बात करें, नी अलग हो जाएगा, कम्मा अलग हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद अगर करेंगे तो ऐसे बनेगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, पानी पानी होना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है? अधिक लज्जित होना, अपने पैरों पर खड़ा होना, कमर कसना, ईंट से ईंट बजाना। नहीं साथियों, अधिक लज्जित होना यानी कि पानी पानी हो जाना। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अगला सवाल देखिए, बढ़ा चढ़ाकर बोलना, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है ऐंठ कर चलना नहीं, दिन काटना नहीं, ओले पड़ना नहीं साथियों, डींग हाँकना, यानी कि डींग हाँकने को ही एक तरीके से क्या कहा जाता है? बड़ा चढ़ाकर बोलना कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, वृष्टि का अभाव क्या होगा? मुझे बताइए क्या वृष्टि का अभाव? देखिए अगर वृष्टि बहुत हो रही है तो उसको अतिवृष्टि कहेंगे, लेकिन अगर वृष्टि का अभाव है यानी कि हो ही नहीं रही है बारिश तो उसको क्या कहेंगे? अनावृष्टि कहेंगे। दोनों बातें आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। ठीक है ना? ओला वृष्टि की जब हम बात करते हैं साथियों, ओला वृष्टि यानी कि जब तूफान आए, क्या तेज तूफान के साथ जब बारिश होती है तो उसको ओला वृष्टि कहा जाता है। ठीक है ना? चलिए अतिवृष्टि की अगर बात करते हैं, जब बहुत ज्यादा बारिश होती है, और जब बारिश होती ही नहीं है उसको अनावृष्टि कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, जिसमें सुख दुख आदि के अनुभव की शक्ति ना हो उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। जिसमें सुख दुख आदि के अनुभव की शक्ति ना हो उसको अचेतन कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? अचेतन कहा जाता है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है कि शब्द युग में शब्द का उचित अर्थ ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर बात करते हैं साथियों कथा का मतलब क्या होता है और कथा का मतलब क्या होता है? तो कथा का मतलब तो सिलसिला होता है, नहीं कहानी होता है। ठीक है ना? तो कथा का कहानी कह सकते हैं और कथा का मतलब क्या होता है? खैर का सत कह सकते हैं हम लोग। तो कुल मिला के आपका राइट आंसर यहां पर जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा? वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है कि तत्सम शब्द को चयनित कीजिए। यानी कि तत्सम शब्द की अगर बात करें तो ये तो तद्भव शब्द है, ये भी तद्भव शब्द है, ये भी तद्भव शब्द है, लेकिन प्रस्ताव शब्द की अगर बात करते हैं तो ये आपका एक तत्सम शब्द हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला सवाल देखिए साथियों, जो शब्द संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, ये सवाल बहुत पूछा जाता है साथियों। जहां भी एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है ना, वहां पूछा जाता है कि जो शब्द संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको तत्सम कहा जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है? मुझे बताइए। तो जब हम भारतेंदु हरिश्चंद्र की अगर बात करते हैं ना, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ही साथियों कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक हैं। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। उसके बाद देखिए कि इनमें से कौन सी रचना जैनेन्द्र की है? बताइए। तो इनमें से साथियों कौन सी रचना जैनेन्द्र की है, ये आपसे कुल मिला के पूछी जा रही है। तो पाजिब की अगर बात करते हैं, पाजिब रचना किसकी है? तो जैनेन्द्र की है। इसलिए राइट आंसर जिनका भी है ऑप्शन नंबर किसके साथ साथियों? ए के साथ। तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। बड़े घर की बेटी किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद की रचना है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, इसको क्या करूं, थोड़ा जूम कर दूं, बाकी ऊपर वाला आपको ज्यादा नहीं देखना है, नीचे वाले पर ही साथियों आपको ध्यान देना है। देखिए यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली, ये किसकी पंक्ति है? तो ये किसकी पंक्ति है? महादेवी वर्मा की पंक्ति है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब यहां पर साथियों किस ऑप्शन के साथ जाएगा? निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें विराम चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यहां पर अगर बात करते हैं साथियों हम लोग कि आचार्य जी ने कहा, बिल्कुल सही। ठीक है, एक बात कंप्लीट हो गई तो आ गया आपका। उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा, उद्धरण चिन्ह, सलमा
सलमा, गीता और बबली को अंदर बुलाओ। ये तो सही लग रहा है। इसको देखिए, आचार्य जी ने कहा तो सलमा, गीता और बबली को अंदर बुलाओ, तो यहां पर साथियों डबल इन्वर्टेड कॉमा होना चाहिए, गलत है। आचार्य जी ने कहा सलमा, ये क्या आ गया साथियों, ये भी गलत है और ये भी गलत है। मैं कहूंगा कि यहां पर बिल्कुल सही चिन्हों का इस्तेमाल किया गया और यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि ये जो चिन्ह आपके सामने है ना, ये चिन्ह का नाम मुझे बता दीजिए। देखिए आई बनता है ऐसे, और अगर उल्टी आई बन जाए और आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा चिन्ह है, तो आप हमेशा बताएंगे ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है। क्या साथियों, विस्मयादि बोधक चिन्ह है। उसके बाद देखिए पर किस कारक का परसर्ग या विभक्ति चिन्ह होगा, मुझे बताइए। चलिए यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, आप लोग भी ध्यान रखेंगे आपका राइट आंसर किसके साथ जाना चाहिए। देखिए अगर आपसे यहां पर की जगह पर ने पूछ लिया जाता तो आप बताते कर्ता। अधिकरण की अगर बात करें साथियों, अगर यहां पर आपसे पूछ लिया जाता पर की जगह पर में दिया जाता या पर दिया जाता तो आप बताते अधिकरण कारक, ठीक है ना। अगर साथियों यहां पर से दिया जाता यहां पर की जगह पर, तो आप बताते कर्ण कारक। और संप्रदान की अगर बात करें साथियों, के लिए अगर दिया जाता तो आप बताते संप्रदान कारक। तो मैं कहूंगा में आए या पर आए तो वो क्या होगा, अधिकरण कारक होगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब यहां पर अगर बात करें रे किस कारक का परसर्ग है या विभक्ति चिन्ह आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर साथियों वाक्य में क्या ने आपसे पूछा जाता तो आप बताते कर्ता कारक। अगर आपसे पूछा जाता साथियों का, यानी कि इस रे की जगह पर आता का, या आ जाता की, ये आ जाता साथियों के, या उसके अलावा साथियों आ जाता रा या री या रे आ जाता, तो आप क्या बताते, संबंध कारक बताते। और यहां पर साथियों संबंध कारक ही है क्योंकि यहां पर रे आपसे पूछा गया है, रे मैंने यहां पर लिखा है। अगर साथियों से आता तो वहां पर कर्ण कारक होता। के लिए आता अगर क्या, के लिए आता अगर वहां पर साथियों संप्रदान कारक आता। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि दिए गए विकल्पों में से गुणवान के लिए उचित स्त्रीलिंग बताएं, यानी कि गुणवान को क्या कहा जाता है, तो गुणवती कहा जाता है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अगला सवाल देखिए कि इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं, यानी कि इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। संतान कैसी है, स्त्रीलिंग है। रस्सी कैसी है, स्त्रीलिंग है। भाषा कैसी है, स्त्रीलिंग है। गायक कैसे, ही आपका पुल्लिंग हो जाएगा, यानी कि ये शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा शब्द हमेशा पुल्लिंग और बहुवचन में ही इस्तेमाल होता है। साथियों आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। देखिए अक्षत की अगर बात करें, ठीक है ना, अक्षत की अगर बात करें या अक्षर की अगर बात करें, अतिथि की अगर बात करें, ये सारे के सारे पुल्लिंग शब्द हैं और ये सारे के सारे साथियों एक तरीके से क्या बहुवचन में ही इस्तेमाल होते हैं। इसलिए सही जवाब आपका जो होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए कि इनमें से कौन सा शब्द का वचन परिवर्तन में गण का प्रयोग होगा, मुझे बताइए। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, गण एक तरीके से हम लोग क्या कह सकते हैं कि कौन से शब्द के वचन परिवर्तन में गण का प्रयोग होगा। अगर साथियों श्रोता का बहुवचन हम बनाते हैं तो श्रोता गण हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, श्रोता गण हो जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर सेना का बहुवचन बनाए ना साथियों तो क्या हो जाएगा, सेना दल हो जाएगा। और स्त्री का बनाए ना साथियों तो स्त्री जन हो जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। व्यापारी का व्यापारियों हो जाएगा, श्रोता का श्रोता गण हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित शब्दों के उपयुक्त पर्यायवाची छाटी, यानी कि स्वर्ग का पर्यायवाची क्या होता है, मुझे बताइए। इसमें से साथियों स्वर्ग का पर्यायवाची क्या होता है, बताइए। चलिए, तो ब्राह्मण तो कहते नहीं है साथियों, यमलोक भी नहीं कहते, नरक भी नहीं कहेंगे साथियों, क्या कहेंगे, घौ एक तरीके से कहेंगे। यानी कि स्वर्ग के वैसे तो बहुत सारे देवलोक भी हैं, स्वरलोक भी हैं, ठीक है, परलोक भी है। उसके अलावा अगर घौ की बात करते हैं तो ये भी आपका स्वर्ग का ही पर्यायवाची है। उसके बाद देखिए कि साथियों निम्नलिखित में से चार विकल्पों में से असंगत शब्द को छाटिए, यानी कि जो सबसे अलग है। कठिनाई, जटिलता, खेद, समस्या। देखिए कठिनाई, जटिल, समस्या ये सब एक ही ग्रुप के हैं, लेकिन यह खेद साथियों अलग चीज है। इसलिए सही जवाब आपका जाएगा सी के साथ। अगला सवाल है कि भूतकाल का साथियों विलोम क्या होगा, मुझे बताइए। तो अगर आपसे कभी भी भूतकाल का विलोम पूछा जाए तो अनागत काल आपको बताना है। क्या आपको बताना है साथियों, अनागत काल आपको बताना है। साथियों आप लोग इस क्लास में सीखने आए हैं, तो कुल मिला के जो भी आपको नए क्वेश्चंस दिखे उनको तुरंत अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लो, क्योंकि जो आपको आता है वो अगर परीक्षा में आता है तो आप कर डालोगे बहुत आराम से। लेकिन साथियों जो आपको नहीं आता है वो आप कैसे करोगे। तो साथियों वो चीजें आपको बताई जा रही हैं, तो उन चीजों को आप लोग तैयार कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से आपका एग्जाम साथियों निकलेगा। चलिए
अब अगर बात करते हैं अगले नंबर के सवाल की कि पाश्चात्य का साथियों विलोम क्या होता है, तो पौर्वात्य होता है। ये एग्जाम में बहुत सवाल आपसे पूछा जाता है कि पाश्चात्य का विलोम क्या होगा, तो पौर्वात्य होगा। अगला सवाल देखिए कि यह चित्र, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि वाक्य में सार्वनामिक विशेषण बताइए। सार्वनामिक विशेषण क्या होगा, देखिए यह चित्र प्रसिद्ध चित्रकार के द्वारा बनाए गए। यहां पर साथियों अगर यह शब्द की बात करते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। और यह कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से विस्मयादि बोधक अव्यय का चयन कीजिए, मुझे बताइए। विस्मयादि बोधक की अगर बात करते हैं साथियों, अरे, हो, हाय, इस टाइप के शब्द क्या होते हैं साथियों, विस्मयादि बोधक अव्यय एक तरीके से कहलाए जाते हैं। तो ऐसे कहां पर शब्द लिखे हुए हैं, ऐसे ऑप्शन नंबर बी में लिखे हुए। अगला सवाल देखिए कि दिए गए वाक्य में क्रिया ज्ञात कीजिए, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि क्रिया बताइए। राम विद्यालय से लौट आया, तो यहां पर एक तरीके से संयुक्त क्रिया हो जाएगी, ठीक है ना, संयुक्त क्रिया हो जाएगी साथियों, और यही आपका राइट आंसर है। अगला सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मुझे बताइए। चलिए देखिए यहां पर साथियों अगर बात करें कि व्यक्तिवाचक संज्ञा आपसे पूछा जा रहा है कौन सा है, तो गंगा शब्द की अगर बात करें, गंगा शब्द आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। मोहन चपरासी है, दिए गए वाक्य का पक्ष ज्ञात कीजिए, यानी कि मोहन चपरासी है, ये कैसा, एक तरीके से अपूर्ण पक्ष, पूर्ण पक्ष, नित्य पक्ष, या एक तरीके से स्थित्यात्मक पक्ष। तो मैं कहूंगा स्थित्यात्मक पक्ष आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाए, यानी कि अगर ये सवाल पूछा जाएगा तो जवाब मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद देखिए गुणवाचक विशेषण इसमें से कौन सा है, मुझे बताइए। देखिए अगर हम बात करें सब, ये किसी चीज का गुण नहीं बता रहा है, बहुत किसी चीज का गुण नहीं बता रहा है, चार किसी चीज का गुण नहीं बता रहा है, लेकिन अगर हम कह दे साथियों, लिख दे ताजा फल, तो मैं कहूंगा ये फल का एक तरीके से गुण बताया जा रहा है। तो मैं कहूंगा कि जो ऑप्शन नंबर ए में शब्द है ये साथियों एक गुणवाचक विशेषण है। उसके बाद देखिए कि रोगग्रस्त का समास विग्रह से, यानी कि रोग से ग्रस्त, इसका समास, यानी कि रोगग्रस्त की अगर बात करें तो समास कौन सा है, मुझे बताइए। देखिए यहां पर से आ गया है, तो मैं कहूंगा यहां पर तो कर्ण तत्पुरुष समास है। कौन सा तत्पुरुष समास है साथियों, कर्ण का तत्पुरुष समास है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है अव्ययी भाव समास का कौन सा उदाहरण है, मुझे बताइए। देखिए अव्ययी भाव समास की जब हम बात करते हैं तो मुंहतोड़ में है, नहीं बेकाम में है, ठीक है, दशमुख में है या मुहमांगा में है। मैं कहूंगा बेकाम शब्द में साथियों अव्ययी भाव समास है, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि चमक दमक में कौन सा समास है, मुझे बताइए। देखिए साफ साफ बीच में योजक चिन्ह लगा है, तो यहां पर आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। द्वंद्व समास हो जाएगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि किस संधि में छोटा आ के बाद ए अथवा ए आने पर ए हो जाता है। चलिए तो कुल मिला के अगर बात करें साथियों, वृद्धि संधि आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए कि दिए गए प्रश्न में मुहावरे एवं लोकोक्तियों का सही विकल्प छाटिए, यानी कि एक की चार लगाना, इसका मतलब क्या होता है ये मुझे बता दीजिए। इसका मतलब साथियों क्या होता है, छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहना, या सिफारिशों के लिए चक्कर लगाना, या सबको बराबर समझना, या घोर परिश्रम करना। तो मैं कहूंगा कि एक की चार लगाना, यानी कि छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहना, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए इसका मतलब बताइए कि आसमान टूटने का मतलब क्या होता है, मुझे बताइए। आसमान टूटने का मतलब सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं, अत्यधिक क्रोधित करना नहीं, बिना सोचे विचारे करना नहीं साथियों, आपत्ति आना, यानी कि कोई मुसीबत आन पड़ना, आसमान टूटना एक तरीके से साथियों कहलाया जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, आपके स्क्रीन पर देखिए और आप मुझे बताइए कि वह आए तो मैं जाऊं, ये आपको बताने कैसा वाक्य है, मुझे बताइए। चलिए देखिए वह आए तो मैं जाऊं, तो यहां पर साथियों आने वाले समय की बात की जा रही है, यानी कि भविष्य की बात की जा रही है। अगर वो भविष्य में आएंगे 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद, तो मैं जाऊंगा। तो कुल मिला के साथियों भविष्य काल का ये उदाहरण हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अगला सवाल है साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत रचना ताप के ताए हुए दिन, ये किसकी कृति है, मुझे बताइए। तो ये साथियों किसकी कृति है, त्रिलोचन की कृति है, यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए कि विश्व में लगभग कितनी भाषाएं, तो अगर ऐसे करके आपसे सवाल पूछ लिया जाए तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों 4000 से ज्यादा भाषाएं। क्या साथियों
4000 से ज्यादा भाषाएं हैं लगभग विश्व में। उसके बाद देखिए निशा निमंत्रण, ये किसकी रचना है तो मुझे बताइए। तो ये हरिवंश राय बच्चन की रचना। ये किसकी रचना है साथियों? हरिवंश राय बच्चन की रचना है। जो अपना स्वयं भोजन बने, यानी कि जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो उसके लिए एक शब्द साथियों क्या होता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, उसको स्वयं पाकी कहा जाता है। क्या? जो अपना भोजन स्वयं पकाता है उसको क्या कहा जाता है? स्वयं पाकी कहा जाता है। अब यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि अभियुक्त का मतलब क्या होता है और अभियुक्ति का मतलब क्या होता है। देखिए अभियुक्त का मतलब होता है अपराधी, और अपराधी कहां पर है? ऑप्शन नंबर सी वाले में है। क्या अभियुक्ति का मतलब टिप्पणी होता है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों, आंसर आपका कुल मिला के जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है। तो अब साथियों यहां पर आपके सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो अब टॉप लेवल के पूरी जीके के सभी टॉपिक को खंगालेंगे और सभी टॉपिक को साथियों कवर करेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इन सभी सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस को आप लोग देखिएगा और अपने एग्जाम को क्रैक कीजिएगा। देखिए किसे क्या लिखा हुआ साथियों, किसे भारत और पाकिस्तान के मध्य पंजाब और बंगाल के विभाजन का कार्य सौंपा गया था? तो ये डायरेक्ट अगर आपसे पूछा जाए तो डायरेक्ट आपको आंसर लगा देना है सर सिरिल रेडक्लिफ के आपका राइट आंसर हो। यानी कि भारत और पाकिस्तान के मध्य पंजाब और बंगाल के विभाजन का कार्य सौंपा गया था रेडक्लिफ को। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में अनुच्छेद 32 का उल्लेख है? तो मैं कहूंगा भाग 3 में अनुच्छेद 32 का उल्लेख है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। इनमें से कौन सा शहर लक्षद्वीप की राजधानी है? तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है साथियों? कवरत्ती है। क्या है लक्षद्वीप की राजधानी? कवरत्ती है। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगस्त 2023 में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने कितने अटल आवासीय विद्यालयों को मंजूरी दी थी? तो 18 अटल आवासीय विद्यालयों को मंजूरी दी थी। स्वतंत्रता से पहले भारत में ब्रिटिश शासन के तहत संयुक्त प्रांत का अंतिम राज्यपाल कौन था? तो कौन था साथियों? फ्रांसिस वर्नर वायली थे। यानी कि इनका आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। इनका क्या नाम है? फ्रांसिस वर्नर वायली इनका नाम है। और स्वतंत्रता से पहले भारत में ब्रिटिश शासन के तहत संयुक्त प्रांत के अंतिम राज्यपाल ये थे। उसके बाद देखिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को ब्रिटिश शाही स्वीकृति कब मिली थी? तो कब मिली थी आप लोग ध्यान रखेंगे, जुलाई 1947 में मिली थी। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। साथियों जो आपको करवाया जा रहा है, जो आपको पढ़वाया जा रहा है, ये समझ लीजिए, बिल्कुल साथियों तैयार कर लीजिए, ट्रस्ट के साथ साथियों तैयार कर लीजिए। जितनी क्लासेस आपकी हो चुकी हो उनको देख लीजिए और एग्जाम हॉल में साथियों चले जाइएगा, क्योंकि मैंने आपको हिंदी लगभग 10 से 12 दिन में इतनी पढ़ा दी है कि अगर आप साथियों, ठीक है ना, अगर आप पहली बार देख रहे हैं या आपने लगभग 10 से 12 दिन की क्लासेस नहीं देखी है, तो कम से कम मैं इतना तो कह सकता हूं कि 10 से 12 दिन की क्लासेस अगर आप देख लेते हैं साथियों तो आपकी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि फिर 37 में से 37 आपको लाने से साथियों कोई नहीं रोक सकता। अगर बात करते हैं रीजनिंग, मैंने आपको साथियों इतनी पढ़ा दी है कि रीजनिंग में भी बहुत शानदार स्कोर आप करें, मैथ में भी साथियों बहुत शानदार स्कोर करें और जीके जीएस यूपी जीके में भी बहुत अच्छा स्कोर करें। कुल मिला के पासिंग मार्क आपको मिलते हैं। क्या? अगर पिछली 10 दिन की क्लास देखने के बाद आपको पासिंग मार्क्स मिल जाते हैं, यानी कि कट ऑफ में आप आ जाते हैं, तो मेरा मानना है कि इससे अच्छी और इससे बढ़िया बात साथियों कोई नहीं हो सकती। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद पिछले 10 से 15 दिन की सभी क्लासेस को मैं कहूंगा रट डालिएगा अपने मनोमस्तिष्क में। देखिए सिर्फ क्लास को देखते जाइएगा ना, वो सब आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होता जाएगा। ठीक है, नोट्स वगैरह बनाने का समय नहीं है तो नोट्स वगैरह ना बनाइएगा, सिर्फ क्लास को डबल स्पीड में या सिंगल स्पीड में जैसे आप चाहते हैं वैसे आप साथियों करके उसको देखते जाइएगा। आपका सब कुछ एक तरीके से तैयार होता रहेगा। उसके बाद देखिए महाबलीपुरम स्मारक ये किस राजवंश वास्तुकला में बनाए गए थे? तो मैं कहूंगा ये तो पल्लव राजवंश वास्तुकला में बनाए गए थे। उसके बाद देखिए कि पानी का विसंक्रमण रोकने के लिए किस अधातु का उपयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है साथियों? आप लोग ध्यान रखेंगे, क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर कि नीति आयोग के तहत किसने रैपिड इनोवेशन और स्टार्टअप विस्तार लॉन्च किया था? तो साथियों किसने किया था? अटल इनोवेशन मिशन ने किया था। यानी कि आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है कि जिस पत्रिका में महात्मा गांधी जी ने उल्लेख किया था कि वे संविधान से क्या चाहते हैं, तो उस पत्रिका का नाम क्या है साथियों? यंग इंडिया उस पत्रिका का नाम है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से क्या मानव शरीर के लिए आवश्यक अधातु है? तो मानव शरीर के लिए
लिए आवश्यक अधातु की अगर बात करते हैं साथियों तो आयोडीन है। आंसर आपका जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा, वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। चलिए उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों यहां पर नेक्स्ट नंबर के सवाल की, देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा कि 2G सागा अनफोल्ड्स पुस्तक किसके द्वारा लिखित है। तो ये पुस्तक साथियों किसके द्वारा लिखित है, एक तरीके से अन्नीमुथु राजा के द्वारा लिखित है। इस पुस्तक का नाम और इनके लेखक का नाम साथियों आप लोग क्या रखेंगे, आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि वायुमंडल की इनमें से कौन सी परत ध्रुवीय ज्योति का केंद्र है, मुझे बताइए। तो ध्रुवीय ठीक है ना, कौन सी परत ध्रुवीय ज्योति का केंद्र है, तो मैं कहूंगा आयन मंडल है। इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। और जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों आपके स्क्रीन पर देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो सकता है। चलिए देखिए लिखा हुआ है साथियों यहां पर कि काव्य यानी कि पोएट्री एक तरीके से कहा जाता है काव्य को, यानी कि काव्य श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2023 किसने जीता था, कार्ल फिलिप्स ने जीता था। राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर है कि आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्या आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश के आगरा में शुरू किए जाने वाले पहले फ्लैटेड औद्योगिक परिसर की अनुमति लागत क्या है, तो क्या है साथियों 125 करोड़ है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ किसने जारी की, तो किसने जारी की साथियों, धर्मेंद्र प्रधान ने जारी की। ये शिक्षा मंत्री हैं, कौन है साथियों ये आप लोग ध्यान रखेंगे, शिक्षा मंत्री हैं और इन्होंने ही जारी की थी। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि रायबरेली में अपने नाम पर स्टेडियम बनाने वाली खेल की पहली महिला कौन बनी है साथियों, तो कौन बनी है, इनके नाम की अगर बात करते हैं रानी रामपाल इनका नाम है और ये रायबरेली में अपने नाम पर स्टेडियम बनाने वाली खेल की पहली महिला बनी है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर कि 11 सितंबर 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका की कौन सी इमारत आतंकवादी हमले से प्रभावित हुई थी, तो कौन सी इमारत हुई थी साथियों, विश्व व्यापार केंद्र हुई थी, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। राजस्थान सरकार नई साइबर सुरक्षा लैब कहां पर स्थापित कर रही है, तो साथियों ये कहां पर कर रही है, ये जयपुर में कर रही है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्क्लेव एंड पुरस्कार 2023 किस स्थान पर आयोजित किया गया है, तो किस स्थान पर साथियों आयोजित किया गया था, लद्दाख में आयोजित किया गया था। आप लोग ध्यान रखिए। देखिए कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं 2023 के जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो देखिए जो पुराने क्वेश्चन होते हैं वो भी आपसे पूछे जाते हैं। तो उसके अलावा अगर बात करें साथियों मैंने आपको जनवरी 2024 से लेकर, ठीक है ना, जनवरी 2024 से लेकर लगभग 10 अगस्त 2024 तक की करंट अफेयर को कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है ना, कंप्लीट करवा दिया। लगभग 250 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। कहां पर साथियों, अभी एक आध दिन पहले ही आप देखेंगे साथियों, आज कल की वीडियो होगी शायद वो, तो कल वाली वीडियो देख लीजिएगा साथियों। लास्ट 8 डेज, क्या अगर आप डालेंगे लास्ट 8 डेज करंट अफेयर टारगेट सिलेक्शन ऐसे करके डालेंगे तो वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर देखिए और मुझे बताइए कि न्यायिक पुनर्अवलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान की देन है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की देन है। आंसर आपका जाएगा अभी ए के साथ। चलिए गंगा का मैदान घग्गर और नदियों के बीच है, तो साथियों गंगा का मैदान घग्गर और तीस्ता के बीच है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि दिल्ली में सबसे पहले किसने अपनी राजधानी स्थापित की थी, तो साथियों तोमूर राजपूत ने की थी। किसने की थी, तोमूर राजपूत ने की थी। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरणीय ऊर्जा ईंधन है, तो कौन सा है साथियों, इथेनॉल है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बहुत तेजी के साथ साथियों चल रहे हैं हम लोग, तो ये सभी के सभी क्वेश्चन सुपर फास्ट तरीके से आप लोग अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर करते रहिए। देखिए लिखा हुआ गुरु नानक के द्वारा बनाए गए शुरुआती पवित्र स्थान को किस नाम से जाना जाता था, तो धर्मशाला के नाम से जाना जाता था। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि दक्षिण अमेरिका के समशीतोष्ण घास के क्षेत्र कहलाए जाते हैं, इनको क्या कहा जाता है साथियों, दक्षिण अमेरिका के पंपास कहा जाता है। उसके बाद देखिए रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोइए, क्यों, क्योंकि पेड़ जो है ना ये कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ऐसा सी
में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक वैधानिक निकाय है? तो इनमें से साथियों जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है ना, ये एक वैधानिक निकाय है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं? तो मुझे बताइए साथियों कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो साथियों कब भेजा गया ये भारत? तो मार्च 1942 में साथियों ये भारत आया। आंसर आपका जाएगा सी के साथ, सी के साथ नहीं डी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि यानी कि भारतीय स्वतंत्रता का पहला जो एक तरीके से संग्राम है ये कौन सा है? तो 1857 की जो क्रांति थी, यानी कि 1857 का जो विद्रोह है यही है साथियों, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर साथियों, देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब यहाँ पर साथियों किस ऑप्शन के साथ जाएगा। बताइए कि किस कोशिका अंगक को कोशिका का स्वामी कहा जाता है? मुझे बताइए। चलिए तो यहां पर अगर बात करें साथियों केंद्रक, आप लोग ध्यान रखेंगे कि किस कोशिका अंगक को कोशिका का स्वामी कहा जाता है? केंद्रक को कहा जाता है। उसके बाद देखिए भारत में कुल फसल उत्पादन क्षेत्र का कितना प्रतिशत तिलहन से आच्छादित है? तो मैं कहूंगा साथियों, ठीक है ना, अगर बात करें भारत में कुल फसल उत्पादन का कितना प्रतिशत, तो मैं कहूंगा 12% तिलहन से आच्छादित है। उसके बाद देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो साथियों 30 से 35% के बीच था। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में है? तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य की अगर बात करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश के चंदौली में है। पंचायत का सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु साथियों कितनी होती है? तो पंचायत का सदस्य होने के लिए, क्या आपसे पूछा जा रहा है साथियों, पंचायत का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? ये आपको कुल मिला के बताना है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों 21 वर्ष होते हैं, यानी कि आपका राइट आंसर जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा? वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों आपके स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि आपका यहां पर साथियों सही जवाब क्या होगा कि शिवाजी का जन्म साथियों कब हुआ? चलिए साथियों देखिए अगर बात करें साथियों शिवाजी का जन्म कहां पर हुआ? तो शिवनेर के किले में हुआ था, शिवनेरी में हुआ था। आंसर आपका जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए आपसे पूछा जा रहा है साथियों कुल मिला के उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में कजरी या कजली लोक गीत गाया जाता है? तो कहां पर साथियों गाया जाता है? क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? तो मिर्जापुर साथियों आपका बिल्कुल सही जवाब जो है ना वो हो जाता है। चलिए उसके बाद देखिए कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा जर्मनी के संविधान से लिया गया है? तो जर्मनी के संविधान से जो है ना वो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन है, ये लिया है जर्मनी के संविधान से। अमेजन नदी इनमें से किस देश से होकर नहीं बहती है? तो मैं कहूंगा पेरू, ब्राजील, इक्वेडोर से बहती है, लेकिन अर्जेंटीना से नहीं बहती है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर आर्द्रभूमि स्थल हैं? तो कहां की बात चल रही है साथियों? उत्तर प्रदेश की बात चल रही है, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में ही सबसे ज्यादा रामसर आर्द्र भूमि है। उसके बाद देखिए भारत का निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र मेघालय में है? तो साथियों क्या नोकरेक जो है ना ये मेघालय में है? आंसर आपका जाएगा डी के साथ। अगला सवाल है कि विषुव जब दिन और रात बराबर होते हैं वर्ष में 2 दिन कब? अब वो 2 दिन आपको बताना है। एक होता है साथियों 21 मार्च और एक होता है 23 सितंबर। आंसर आपका ए के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों भारत में कृषि उत्पादों में बाजारों को कौन नियंत्रित करता है? तो साथियों कौन करता है? राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उपज मंडी समितियां करते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से तिथियों में से हिंदी को भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में कब अपनाया गया? तो कब अपनाया गया? 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय मुद्रा साथियों क्या है? तो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर जो है ना ये ऑस्ट्रेलिया की ही राष्ट्रीय मुद्रा है। उसके बाद देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में भारतीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम था? तो मैं कहूंगा सिक्किम में साथियों था। आंसर आपका ए के साथ। बजट वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य की संचित निधि से बजट घाटा कितना है? तो साथियों कितना है आप लोग ध्यान रखेंगे 6949.69 करोड़ रुपए है, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए माई जर्नी
ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स एंड एक्शन नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो ये एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है? तो मैं कहूंगा धन विधेयक जो है ना, ये केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। उसके बाद देखिए, किसने दास वंश की स्थापना की और दिल्ली सल्तनत का आरंभ किया? तो मैं कहूंगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास वंश की स्थापना की थी और दिल्ली सल्तनत का आरंभ किया था। उसके बाद देखिए, पुलिस विभाग में निम्नलिखित में से CCIS की फुल फॉर्म क्या होती है, मुझे बताइए। तो इसकी फुल फॉर्म होती है क्राइम एंड क्रिमिनल्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि आपका आंसर जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा? वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। जिस पीडीएफ का मैंने जिक्र किया था वो पीडीएफ साथियों, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 2018 से 2024 तक के सभी पेपर का सॉल्यूशन और 10 प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन, इन पीडीएफ को, दोनों पीडीएफ को आप लगा लेते हैं तो लगभग 65 से 70% पेपर आपका यहीं से साथियों आ जाएगा। तो कुल मिला के इस 45 रुपए की सिर्फ ये पीडीएफ, इसको जरूर लीजिएगा। उसके अलावा साथियों डिस्क्रिप्शन की अगर बात करें, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको भी साथियों ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।